नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन के पहले लेक्चर को ख़त्म कर चुके थे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनको जो है कैसे निरूपित किया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। और किसी सदिश राशि के सदिश होने की शर्त तक कल समाप्त हो चुका था। आज इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रदिश राशियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं, इनको हम लोग देखते हैं। जिन भौतिक राशियों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, प्रदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे प्रतिबल, जड़त्व, आघूर्ण, विद्युतशीलता आदि। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में जो है आप लोगों को जो उनके उदाहरण होते हैं, जैसे प्रदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, इनके उदाहरण को देकर पूछ लेता है कि ये किस टाइप की राशियाँ हैं। अतः आप लोगों को जो है इनका उदाहरण एकदम कंठस्थ रहना चाहिए कि ये उदाहरण किस राशि के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर प्रतिबल प्रदिश राशि को अंतर्गत आता है, और जड़त्व, आघूर्ण भी प्रदिश राशि के अंतर्गत आता है, और विद्युतशीलता भी प्रदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अतः उदाहरण आपको मिनिमम कम से कम तो उदाहरण कन्फर्म होना चाहिए कि यह उदाहरण जो है किस राशि के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रदिश राशियों की बात की जा रही है। तो प्रदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान जो है अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। अलग अलग दिशाओं का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3D होता है। जैसे हम लोग जानते हैं एक्स तल, वाई तल, एक तल होता है जेड तल। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग के पास होता है, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम लोग के पास क्या होता है, दो तल होता है, एक्स होता है और वाई होता है। इसी तरीके एक तीसरा तल भी होता है जिसको हम लोग जेड तल बोलते हैं। ये 3D के अंतर्गत आता है। ये तीनों ही राशियाँ ये तीनों ही तल इस तरीके से होते हैं कि जो है प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। यहाँ पर चित्र में तो दिख नहीं रहा, क्योंकि हम लोग 2D तल में बना रहे हैं, तो इसमें 3D नहीं बन सकता है। तो इसको समझने के लिए इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है कोई जो है घन का टुकड़ा। मैं उसको लेके समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर एक मैंने घन लिया है। यहाँ देख सकते हैं, कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3 भुजाएं इसकी दिख रही हैं। एक इधर गया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये तो तीनों की तीनों क्या है, इस पॉइंट पर जो है 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये तीनों जो भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं जो है एक 3D सरफेस को प्रदर्शित कर रही हैं। तो टेंसर राशियां जो होती हैं उनका, जैसे मान लीजिए ये एक्स तल है, एक्स तल में इसका मान एक्स मानेंगे, तो वाई यहाँ जो है इस एंगल पर इसका मान कुछ और हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस एंगल पर बी हो जाएगा, इस एंगल पर सी हो जाएगा। यानी कि टेंसर राशियाँ जो होती हैं उनकी दिशा बदलने के साथ साथ उनका परिमाण भी बदल जाता है। लेकिन अदिश और सदिश के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये रहा टेंसर राशियों का जो है समझने का तरीका कुछ। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। देखिए, टेंसर राशियों के संबंध में ही कुछ अन्य बातें भी हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहला है टेंसर राशियों के ही संबंध में। पहला है, इन राशियों का पूर्ण वर्णन परिमाण तथा दिशा के साथ भी नहीं दिया जा सकता है। अर्थात इन राशियों का जो वर्णन होता है, जैसे हम लोग सदिश का वर्णन कैसे देते हैं, उसका परिमाण दे देते हैं, उसका जो है दिशा दे देते हैं। तो हम लोगों का जो सदिश का पूरा विवरण उस राशि के बारे में मिल जाता है। लेकिन टेंसर राशियों के संबंध में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेंसर राशियाँ क्या होती हैं, इनका परिमाण और दिशा दोनों जो है, परिमाण जो है दिशा के साथ बदलता रहता है। अतः इसको जो है हम लोग दिशा के साथ
इनका पूरा विवरण, परिमाण और दिशा के साथ इनका पूरा विवरण नहीं दिया सकता है। दूसरा इनके संबंध में है बात, प्रदिश राशियाँ किसी सदिश से क्रिया करके उनके परिमाण तथा दिशा दोनों को बदल देते हैं। ये दूसरा बात हो गया प्रदिश राशि के बारे में कि प्रदिश राशि किसी सदिश से क्रिया करके उसके परिमाण और दिशा दोनों को कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। ये दोनों की दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सदिशों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। किसी सदिश राशि को एक तीर युक्त सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर युक्त रेखा द्वारा मतलब क्या है, यहाँ पर एक तीर बना रहेगा इस तरीके से, जिसमें एरोहेड रहेगा, तीर का निशान भी रहेगा। इसी के द्वारा किसी सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें मुख्य बातें, इस संकेत में मुख्य बातें क्या हैं उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ जहाँ से सदिश प्रारंभ होता है उसको हम लोग सदिश का टेल या पुच्छ बोलते हैं, और जहाँ पर एरोहेड लगा होता है, यहाँ पर जैसे तीर का निशान लगा हुआ है, इसको बोलते हैं शीर्ष या फिर हेड। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होता है, यहाँ से पुच्छ से लेके शीर्ष तक की लंबाई जो होती है वह सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी सदिश को निरूपित करते हैं। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात इस तीर का लंबाई उतनी ही लंबी होगी जितना जैसे सदिश का परिमाण होगा। यदि सदिश का परिमाण जो है ज़्यादा लंबा होगा तो तीर का जो लंबाई होगा, यानी सदिश का परिमाण ज़्यादा बड़ा होगा तो तीर का जो साइज है ये भी बड़ा हो जाएगा, और छोटा रहेगा तो छोटा होगा। जैसे यदि किसी बिंदु पर कोई 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अगर 5 न्यूटन को हम लोग इस तीर से प्रदर्शित करेंगे 5 न्यूटन, तो तीर की लंबाई इतनी बड़ी होगी। यदि यही 10 न्यूटन कर दिया जाए, क्योंकि न्यूटन फोर्स क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, तो इसकी लंबाई 10 न्यूटन इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सदिश का परिमाण जितना बड़ा होगा उसको प्रदर्शित करने वाला जो तीर का निशान होगा, रेखा की लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी। और ये एरोहेड क्या प्रदर्शित करता है, उसकी दिशा को, जो सदिश प्रदर्शित किया जा रहा है जिससे ये, उसकी दिशा को ये एरोहेड प्रदर्शित करता है। यहाँ पर यही बात इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया गया है कि तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात परिमाण बढ़ेगा तीर की लंबाई भी बढ़ती जाएगी, तथा तीर का निशान सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है। तीर का निशान सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तीर का निशान सदिश के दिशा को प्रदर्शित करता है। ये जो तीर का निशान है ये सदिश के दिशा को प्रदर्शित करता है। सदिश के प्रारंभिक बिंदु को पुच्छ तथा अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यहाँ प्रारंभिक बिंदु को हम लोग पुच्छ बोलते हैं और अंतिम बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए राशि को प्रतीक के रूप में अंग्रेजी के मोटे अक्षर लिखकर उस पर तीर का निशान लगा देते हैं। किसी सदिश राशि को जब लिखते हैं हम लोग कहीं पर, तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको अंग्रेजी के मोटे अक्षरों से लिखकर उस पर जो है तीर का निशान लगा देते हैं। तो यही हमारा वेक्टर का साइन हो जाता है, चिन्ह लिखने का तरीका है ये। जैसे यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। या इसके अलावा और तरीके हैं लिखने के, अथवा सदिश को केवल गहरे काले बड़े अक्षर द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, गहरे काले अक्षर का मतलब जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होता है उसके द्वारा एकदम गहरा करके लिख देंगे तो वो भी सदिश ही माना जाता है, सदिश के रूप में निरूपण माना जाता है। लेकिन इस विधि का उपयोग बहुत कम किया जाता है, ज़्यादातर इसी विधि का उपयोग किया जाता है। हमारे मैथमेटिक्स में भी और हमारे फिजिक्स में भी इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है किसी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है
निरूपण के आधार पर सदिशों के प्रकार, वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। निरूपण के आधार पर सदिश दो प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक वेक्टर होता है जिसको रोलर वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है अक्षीय वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो ये क्या होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। रैखिक वेक्टर ज़्यादातर जो है लीनियर क्वांटिटीज़ को प्रदर्शित करता है, और अक्षीय वेक्टर क्या होता है, ज़्यादातर घूमने वाली क्वांटिटीज़ को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखिए, रैखिक सदिश वे वेक्टर एक सरल रेखा के अनुदिश होते, वे वेक्टर जो यहाँ पर जो रहेगा, वे वेक्टर जो एक सरल रेखा के अनुदिश होते हैं, इनकी दो दिशाएं होती हैं। ये एक दिशा में धनात्मक, तो एक दिशा में, तो इस दिशा के विपरीत ऋणात्मक होती हैं। अर्थात जो रैखिक सदिश होती हैं इनकी दो दिशाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यदि इस दिशा में ये पॉजिटिव है, जो हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, इस दिशा में अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इसके विपरीत यानी राइट से लेफ्ट क्या होगा, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है तो ये वेक्टर ए माइनस को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इसकी दो दिशाएं होती हैं। यदि एक दिशा में ये धनात्मक होगा तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में ये ऋणात्मक हो जाएगा। और दूसरा क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसी घूमने वाले ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करती है। ये वेक्टर घूर्णन प्रभाव से को व्यक्त करते हैं, जैसे बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग आदि। इन राशियों की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, जिसका निर्धारण दाहिने हाथ के पेच नियम के द्वारा किया जाता है। देखिए, अक्षीय वेक्टर क्या प्रदर्शित करता है, किसी घूमने वाली क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे घूमने वाली क्वांटिटी में क्या क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, कोणीय संवेग होता है, कोणीय वेग होता है, ये सब घूर्णन करते रहते हैं। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। पहला वामावर्त दिशा में, अगर इसका अक्ष जो है वामावर्त दिशा में हो, जैसे यहाँ दिखाया गया है एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा क्या है दक्षिणावर्त हो। ये दो तरीके से प्रदर्शित की जाती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है वामावर्त दिशा में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा हो, और दूसरा क्या घड़ी की दिशा में घूम रहा हो, तो ये दो तरीके से प्रदर्शित की जाती है। इनकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाहिने हाथ के पेंच का नियम उपयोग करते हैं। पेंच का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, तो जो है किसी स्क्रू को टाइट करने के लिए हम इसको जिस दिशा में घुमाएंगे, और स्क्रू जिस दिशा की ओर बढ़ेगा वह उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जिस दिशा में घूम रहा है वह उसके रोटेशनल दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए, जैसे ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए इसको हम लोग ये हमारा हो गया स्क्रू ड्राइवर, ये हमारा हाथ हो गया, इसको घुमाएंगे कैसे, इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा पेच टाइट होगा और आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये इसके अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, ये इसके अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और ये इसके घूर्णन दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो हमारी उंगलियां हैं ये हमारे घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। अब इसी का उल्टा लेंगे तो देखिए इस तरीके से लेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये उंगलियां जो है हमारे घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, और ये जो पेंच है हमारा पेचकस जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारा अक्ष को प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सियल वेक्टर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अक्षीय सदिश का जो है घूर्णन की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग दाहिने हाथ के पेंच के नियम का उपयोग करते हैं। ये इसमें मुख्य बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको प्रदर्शित करने के लिए ये दो चित्र हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक सदिशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या उपयोग होता है, इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए पहला प्रकार देखते हैं। पहला है समतली वेक्टर। जो वेक्टर एक ही तल में होते हैं उन्हें समतली वेक्टर कहते हैं। एक ही तल का मतलब होता है एक ही सरफेस, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक तल हो गया, ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड क्या है, तल है। तो इस तल में जो है कई वेक्टर हो सकते हैं, जैसे इधर भी वेक्टर जा सकता है इसी तल में,
इधर भी वेक्टर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये जितने भी वेक्टर हम लोग प्रदर्शित करेंगे सब ये एक ही तल में माने जाते हैं। एक ही तल का मतलब ये वाइट बोर्ड जो है इसी तल में ये सभी वेक्टर होंगे। तो इस तरीके से जो जितने भी वेक्टर एक तल में होते हैं उनको समतली वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। देखिए ए बी सी 3 वेक्टर हैं। जो ये कागज तल है, एक ही तल है कागज, तो इसमें इनको प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से ए बी सी क्या है, एक तली या समतली वेक्टर हैं। इसके बाद सदिशों का दूसरा प्रकार हमारा है सह प्रारंभिक वेक्टर, कोल इनिशियल वेक्टर। अब ये क्या होते हैं, जिन वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक होता है, बिंदु एक ही होता है, जिन वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है वे सह प्रारंभिक वेक्टर कहलाते हैं। जितने भी वेक्टर हैं किसी एक पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं या एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रारंभिक वेक्टर। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी 4 वेक्टर दिखाए गए हैं, इनका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ, तो ये सभी के सभी क्या हैं, सह प्रारंभिक वेक्टर माने जाएंगे। ये जितने भी डिफिनेशन है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका उपयोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किया जाता है। अगर इनके डिफिनेशंस, इनका जो गुण होता है हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला सदिश है तीसरा समान सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। वे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान हों समान वेक्टर कहलाते हैं। अर्थात अगर 2 वेक्टर हम लोग लें यहाँ पर ए और बी, यदि इनकी दिशा और इनका परिमाण, यानी इनकी दिशा यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ है और इसकी भी दिशा लेफ़्ट से राइट की ओर है, और इनका परिमाण यानी ये तीर की जो लंबाई दी है दोनों बराबर हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। यही इसका समान वेक्टर का शर्त है कि उनकी अगर 2 वेक्टर समान तभी कहे जाएंगे जब उनका परिमाण यानी आंकिक मान जो है वो समान हो और उनकी दिशा भी समान हो। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो समान वेक्टर होते हैं उन दोनों वेक्टरों के बीच में, या तीनों, अगर 2 समान वेक्टर हैं तो 2 के लिए, 3 समान वेक्टर हैं 3 के लिए, 4 समान वेक्टर हैं तो 4 के लिए, उन वेक्टरों के बीच जो कोण होता है वो सदैव 0 डिग्री होता है। जैसे मैं समझा देता हूँ इसको अच्छे से। देखिए ये हमारा एक वेक्टर हो गया, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, बी मान लेते हैं, एक वेक्टर को यहाँ तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और ये तीसरा वेक्टर सी हो गया, चौथा वेक्टर डी हो गया। यदि इन सभी वेक्टर की लंबाई क्या प्रदर्शित करता है, आंकिक मान सभी का बराबर है और इनकी दिशा भी एक ही दिशा में है, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, सभी वेक्टर समान हैं। और समान वेक्टर के बीच जो क्या होता है, एंगल कभी भी 0 से अधिक नहीं होता है, अर्थात एंगल सदैव समान वेक्टरों में क्या होता है, 0 होता है। इसको हम लोग एंगल 0 कैसे होता है इसको हम लोग जो है न्यूमेरिकल में देखेंगे जब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब। इसके बाद हमारा अगला सदिश है विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर समान वेक्टर के एकदम विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर समान वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं तो विपरीत वेक्टर में केवल परिमाण समान होता है, लेकिन दिशा इनकी एक दूसरे के अपोजिट होती है, और इनके बीच जो एंगल होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल के बारे में नहीं लिखा गया है दोनों वेक्टरों में, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। विपरीत वेक्टर में क्या होता है, दोनों सदिशों के परिमाण, यहाँ ए और बी दिखाया गया है, इन दोनों सदिशों का परिमाण जो होगा वो एकदम बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा एकदम अपोजिट होगी। यहाँ देख सकते हैं पहला वेक्टर ए है, ए वेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन बी वेक्टर क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 विपरीत वेक्टरों के जो है दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और इनके बीच कोण 180 डिग्री होता है।
इसके बाद हमारा अगला वेक्टर है शून्य वेक्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर, या इसी को null वेक्टर भी बोलते हैं। जिस वेक्टर का परिमाण शून्य हो शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे O0 से, यहाँ O के ऊपर तीर का निशान लगाकर लिखते हैं। इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है जिस पॉइंट से शुरू होगा उसी पॉइंट पे ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ से शुरू हुआ इसी पर ये समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि शून्य वेक्टर है। शून्य वेक्टर में दिशा तो होती है लेकिन उसका परिमाण शून्य होता है। ये क्वेश्चन में आ चुका है, पूछ चुका है कि शून्य वेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सत्य है। जैसे उसमें लिखा था कि शून्य वेक्टर का परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर की दिशा नहीं होती है, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन था, तो उसमें से क्या सही है कि शून्य वेक्टर का जो परिमाण होता है वो शून्य होता है लेकिन इसमें दिशा होती है। यहाँ पर शून्य वेक्टर के बारे में थोड़ी कुछ और बातें लिखी हुई हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अतः शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। यही मैंने बताया कि इसकी दिशा अनिश्चित होती है लेकिन दिशा होती है। शून्य सदिश को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो विपरीत वेक्टरों का योग अथवा दो समान वेक्टरों का अंतर शून्य वेक्टर होता है। यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई, इसको मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। अगर दिशा के बारे में पूछे कि दिशा निश्चित होती है कि अनिश्चित, तो हम लोग लिखेंगे अनिश्चित होती है। लेकिन यह पूछे कि शून्य वेक्टर में दिशा होती है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे दिशा होती है लेकिन अनिश्चित होती है, परिमाण नहीं होता है। यहाँ शून्य वेक्टर के बारे में 1-2 बातें और लिखी हुई हैं कि शून्य वेक्टर क्या होता है, दो समान वेक्टरों का अंतर होता है या दो विपरीत वेक्टरों का अंतर होता है। देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। देखिए पहला बात लिखा है कि शून्य सदिश को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो विपरीत वेक्टरों का योग। दो विपरीत वेक्टरों का योग मतलब देखिए मैं समझा देता हूँ। ये हमारा पहला वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर क्या हो गया बी। इसमें बोला गया दो विपरीत वेक्टरों का योग। विपरीत वेक्टर मतलब अगर इसका परिमाण x है तो इसका भी परिमाण x रहेगा। तो दो विपरीत वेक्टरों का योग कैसे करेंगे हम लोग, इनकी दिशा को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। मैंने बताया था कि सदिशों का योग साधारण बीजगणित के नियम से नहीं होता है, सदिशों के बीजगणित से होता है। तो हम लोग यहाँ पर दिशा अगर अलग है तो दूसरे के परिमाण में हम लोग माइनस चिन्ह लगाते हैं। इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका जब योग करेंगे x प्लस माइनस एक्स, क्योंकि विपरीत वेक्टर है, जब इसको हम लोग योग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। यानी जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पर यह ख़त्म हो गया। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, जीरो वेक्टर को। और जीरो वेक्टर की यही डेफिनेशन थी। और दूसरा बात बोला गया था कि दो समान वेक्टरों का अंतर। समान वेक्टर किसको बोलते हैं, ये हमारा जो है एक्स ए वेक्टर है और दूसरा ये हमारा बी वेक्टर है। यदि इसका परिमाण मान लेते हैं 2 है तो इसका परिमाण भी 2 रहेगा, तभी हम लोग इसको समान वेक्टर बोलेंगे। इसमें बोला गया है कि दो समान वेक्टरों का अंतर शून्य वेक्टर होता है। तो इसका अंतर करके देख लेते हैं। हमारा ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, इसमें जब इसका परिमाण रखेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा 0 वेक्टर के बराबर होता है। ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। इसके बाद हमारा अगला सदिश है एकांक वेक्टर। लेकिन यहाँ 0 वेक्टर के बारे में एक और बात लिखी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट बात हैं उसको मैंने नोट्स के रूप में लिख दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 0 वेक्टर के बारे में एक नोट लिखा गया है। शून्य सदिश में परिमाण शून्य होता है, दिशा अनिश्चित होती है लेकिन दिशा होती है, इसीलिए इसे सदिश कहते हैं। देखिए शून्य वेक्टर को हम लोग सदिश क्यों कहते हैं, शून्य सदिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दिशा होती है। ये सबसे बड़ा कारण है यह सिद्ध करने के लिए शून्य वेक्टर में दिशा होती है। इसके बाद हमारा जो है अगला सदिश है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग कल के लेक्चर में
कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।